लाइव हुआ ना। चलिए फर्स्ट सेट का 20 सेकंड देखो। थोड़ा सा डाउट है तो क्लियर कर दें, फिर हम आगे चलें। कोई रैंक था बोलो। हाँ बताइए। Okay, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are not equal. और जबकि ये सेकंड एक्सियम क्या कह रहा है कि if a ray stands on a line, एक रे इस पर खड़ी है, then the sum of adjacent interior angles sum up to 180 stands on a line, then sum of adjacent इंटीरियर एंगल से टिश्यू कट आउट कंप्लीट करें। एंगल्स इज 180 डिग्री। मान लो हमने ये सही मान लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है। अब मैं फर्स्ट पर आता हूं, तो अब मैं मान लेता हूं कि 1 2 3 4 वो कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते। सो लेट एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि यही तो कहना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नॉट इक्वल। तो ये बताओ कि 1 + 2 क्या होगा? क्या ये एक्सियम 2 से होगा? अच्छा 2 + 3 क्या होगा? ये किस वजह से होगा? एक्सियम 2। सो फ्रॉम अबव क्या होगा? 1 + 2 किसके इक्वल होगा? 2 + 3। क्या दोनों तरफ से 2 कट गया तो 1 किसके इक्वल हो गया? दिस इज इन कंट्राडिक्शन विद आवर इनिशियल assumption. So both pair of axioms are not consistent, क्योंकि ये कह रहा है नहीं इक्वल हो सकते हैं, जबकि ये एक्सियम क्या कह रहा है? ये किस वजह से है बताओ? ये एक्सियम 1 के साथ है कि नहीं? 1 ही लिखा है कि नहीं? एक्सियम 1 कहता है इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन निकला इक्वल। सो दिस मीन्स कि एक को मानता हूं तो दूसरा गलत हो जाता है, दूसरे को मानता हूं तो पहला गलत हो जाता है। सो बोथ पेयर ऑफ एक्सियम्स आर नॉट कंसिस्टेंट, भरोसेमंद नहीं है। दिस इज कंट्राडिक्शन। So both pair of axioms are not consistent. समझ में आया टिश्यू की नहीं? समझ आ गया। कि और एक बार बताएं। समझ में आ गया। सर 33 वाला। 33 देखो कि a cloth having 165 meter square चलो 33 है 165 मीटर स्क्वायर। हाँ बात ना करें तो
इसको हमने 165 मीटर स्क्वायर के कपड़े से कोनिकल टेंट बना दिया, इसी से टेंट बना दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन एन एवरेज, अगर एक बच्चा इतने में रहता है तो कितने बैठ सकते हैं, जबकि इसका रेडियस कितना है 5 मीटर। तो जो ये कपड़ा लगा है ये इसके कर्व सरफेस एरिया में लगा होगा, तो दैट इज CSA ऑफ कोन टेंट, दैट इज पाई आर एल। लेकिन CSA कितना है 165, तो 22/7 और R है पाई, तो L निकाल लें। नीचे 22 इंटू 5 तो L आ गया, 5 से कट करो, 5 1 is 5 3 जा 15, और फिर 15 तो 3 3, 11 से कट करो, 3 और 2 तो ये कितना आ गया 21/2 L हो गया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा टिश्यू, 10.5। हाँ 10.5 मीटर। अगर ये L आ गया तो बोलिए L स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस H, इसे ले लो ये L है, तो इसे लिखो 10.5 का स्क्वायर, इट इज H स्क्वायर और R है 5 का स्क्वायर। तो 10.5 का स्क्वायर आप लोगों ने निकाला था, कितना था 110 So 1.5 I like. Yes, sir. कितना 1.5. किसमें, So 21/2. मतलब ये कह रहे हैं कि 3/2 में भी 1.5 और 21/2, ये जादुई है, हम लोग देखो कितना कम कर पाते हैं, और 21/2 में भी 1.5, ये अपने आप में बहुत बड़ा जादू है, क्योंकि 3/2 करोगे तो भी 1.5, और त्रिशु कह रहे हैं इसको भी कर लीजिए 1.5 ही हो भाई, 2 से करो। देखो 2 से 20 में करते तो 10 तो सीधा ही आ जा रहा था, और 2 1 is 2, एक डिजिट उतारा तो डिजिट उतारते ही भाग देना है, 2 0 जा 0 तो 1 आ गया। या तो डिजिट उतारो तो 0 लगाओ, लेकिन कुछ लोग 0 लगाना भूल जाते हैं, इसलिए डिजिट उतारते ही अच्छा भाग दे दो, तो 2 0 जा 0, 1 बचा, आप डेसिमल लगा के 0 बनाओ। और जिसे न पता चल रहा हो तो 10 इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, तो भी पता चल जाता है। तो 10.5 इंटू 2 करो, 21. तो देखो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, और 1 और 2 1 जा 2, तो ऐसे में अगर ये 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करती तो क्या कभी 21 आ पाता, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, ठीक। अच्छा अब हम आगे देख लें, तो H स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 सब्ट्रैक्ट करो तो 75.75, सॉरी 85 आ जाएगा क्या, हाँ 85.25, और इसका रूट ले लो, तो ये H हुआ 85.25, इसको हम लोगों ने जोड़ा बनाया दिव्या, तो बोलो 9 9 जार और 4 2 5 18, तो कितनी बार जाएगा 2 3 था, तो 2 से किया 18 2 is 36, तो मैंने अप्रॉक्स 9.2 लिया था। ठीक है। अब यहाँ 2 लिख लो, 184 और 2 0 लगा दो, तो 18 5 बार गया था कि 3 टाइम्स, 3 टाइम्स गया, तो 3 टाइम्स ले लो, तो 3 3 is 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, और 3 1 is 3, ये आ गया, तो 9.23 आ गया। H की वैल्यू हो गई 9 बात नहीं करो 23 मीटर। अब जबकि ये आ चुका है, तो अब हम इसमें देखें कि नीचे की जमीन कितनी है और उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, और इस टेंट का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के लिए इसका यूज होगा, अभी फर्स्ट केस के लिए तो नहीं होगा। तो अब देखो
नीचे जो बच्चे बैठेंगे 10th में तो वो तो पाई आर स्क्वायर में बैठेंगे ना। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो दिव्या क्या फार्मूला लगाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट Area upon area of base हाँ एरिया ऑफ बेस upon space occupied by one student. बिल्कुल सही है, प्लेस ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन या स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ बेस तो पाई आर स्क्वायर है और प्लेस ऑक्यूपाइड कितना है 5/7. ठीक है, तो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर, और 5/7 में से नीचे 5 रख दो, और ये भी 5/7 है, नीचे नीचे की चीज तो कटी जाती है भाई, उसका भी डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर से कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये देखो एक 5 इससे कटा और 22 5 जा 110. तो 110 स्टूडेंट्स कैन सिट, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ही हैं, स्टूडेंट्स कैन सिट। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ कोन क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 क्या लिखा है, ऐसा कुछ बोला है, हाँ 1/3, तो 1/3 लगाइए और पाई आर स्क्वायर और एच कितना है 9.23. इसको तो खुद ही करना पड़ेगा। 110 में 5 को मल्टीप्लाई करो, 22 5 जा 110, 110 5 जा 5. 550 हो गया, तो 550 इंटू 9.23 5076.5. कितना 5076.5. 5076 सर 7 भी तो है ना इंटू में. नीचे Upon 21 होगा। 21, मैंने डिवीजन नहीं किया, यहाँ तक ही किया. ठीक है। दो चीज एक साथ नहीं रह सकती, डेसिमल और फ्रैक्शन एक साथ नहीं होते। या तुम डेसिमल हटाते, डेसिमल हटा के नीचे जीरो बढ़ाओ, 50765, दो एक साथ नहीं रख सकते हो। और अब 5 से डिवाइड करो, तो 5 से नीचे करोगे तो क्या आएगा बताओ, 42, और ऊपर करो 5 1 1 25 और 3, तो 1015 3/42। ये तो 7 से चला जाएगा, ऊपर वाला देखें तो 31 तो 28, 35 नहीं जा रहा है, बस इतने ही। ये इतने मीटर क्यूब है। और बोलो, सर 38. तुम इतने सवाल पूछे उस दिन आई नहीं थी क्या? सर आई थी लेकिन फिर वही था कि टाइम नहीं बचा ना इसलिए. उस टाइम पूछा करो। चलो 38 बताते हैं। 38 अच्छा सवाल है, फिर से बताते हैं। देखो नाउ ऐसा दिया गया है, एक राटा है, ये जाइंट फेरी व्हील है, और इसमें कोई नीचे से देख रहा है कि कहाँ कौन है, यहाँ से, और साथ में यहाँ से भी, तो उसको यहाँ का और यहाँ का दो साथी दिख जाता है। एक क्यू है, उसे क्यू तो दिख जा रहा है, आर, और एक ऐसा है तो उसको सिया दिख जा रही है, रीता दिख जा रही है, कुरैशी दिख जा रहा है, और रीता दिख जा रही है, सिया नहीं दिख रही। आरती कोई ऐसा हो रहा है। अब जरा देखो, सेंटर पे कुछ एंगल भी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये 90 क्यों होगा? रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कभी भी
ये देख लो कि मान लो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। लिखना था नहीं, सर लिखना था ना। नहीं, ये लिखना नहीं है, लेकिन हमने बता दिया आपको। आपने काफी छूट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अगले क्लास का है, तो दे दिया है तो इसलिए छूट दे रहे हैं। ये 90 डिग्री हो गया, आपने कर दिया है तो ठीक है। 90 है, ये दोनों 90 हो गए, बिफोर और आफ्टर और लिखना था। वो तो लिख देना चाहिए, क्वेश्चन में ही करना चाहिए। ये देखो ये 90 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आरओ क्यू एंगल कितना हुआ, क्या ऐसा पूछा जा रहा है? तो अब रेडियस टू टेंजेंट लोग आप सीधा निकाल सकते हो। एंगल से बराबर। तो इन बात ना करें, इन आर ओ क्यू पी, तो देखो एंगल पी प्लस एंगल ओ आर पी और प्लस एंगल ओ क्यू पी और प्लस एंगल आर ओ पी, ये सब मिलके क्या होगा? आर ओ क्यू 360 डिग्री होगा। ए एस पी, यही है आर ओ क्यू। पी तो मालूम है 30 और ये दोनों क्या है? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 30 210, तो 210 प्लस एंगल आर ओ क्यू। सो एंगल आर ओ क्यू, बात नहीं करो, दैट इज 360 और माइनस 210, so that is 150 डिग्री। आर ओ क्यू इतना आ गया। आर क्यू पी दिव्या बताओ। 70। देख लो, बताओ। हाँ, अच्छा, ये ठीक है। देखो ये इनका मेथड अच्छा है। इन्होंने कहा ओ आर क्यू इन ट्रायंगल, कैसे कर दिया ये तो बड़ी बात है। ओ आर क्यू बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं और 1 और 2 इन्होंने लिख दिया। तो एंगल आर ओ क्यू, भाई दिमाग की बात है, उन्होंने चला सेकंड लिया। और थर्ड का आफ्टर और निकल गया बस। ASP सही है, मतलब तीनों का सम कर लिया और उसी के ऊपर बाएं में लिख दिया कि 1 = 2 दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस है। एंगल 1 = एंगल 2 दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो फिर इन्होंने आर ओ क्यू को तो लिख दिया, वहां से कितना लिख दिया 150, और दोनों को ही अब जैसे इन्होंने ओ क्यू आर पूछा है ना, तो दोनों को 2 ही डाल दिया। प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल 2 क्या हो गया बताओ? 30 डिग्री। तो 2 कितना हो गया? 15 डिग्री। अच्छा, अभी आगे काम बाकी है। तो 215 हो गया। अब आगे का काम इन्होंने बता दिया कि एंगल ओ क्यू पी क्या है? 90 डिग्री। ओ क्यू पी क्या है? दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब लेकिन ओ क्यू पी किन दोनों एंगल का सम है नोएल? ओ क्यू आर प्लस आर क्यू पी, और हमसे पूछा क्या गया है? तो ये 15 आ गया है कि नहीं? ओ क्यू आर देख लो, ओ क्यू आर तो 15 है ना, तो इसे 15 लिख दो और प्लस आर क्यू पी। तो एंगल आर क्यू पी क्या हुआ? 75। अब आर एस क्यू, ये कितना? 150। तो आर एस क्यू कितना होगा?
75. बताओ Half कर लो इसको. 75. क्यों? Half तो थी. और 9.7. अच्छा. ये तो 9.6 बताते हैं। 9.7. 9.7 में क्या है? Angle subtended by or that center is drawing the angle subtended by it at any point. तो वही लिख दो। The sir. That is RS Q is half of ROQ. चलो अब थर्ड है RSQ. It is half of ROQ. That is half of 150 degree. That is 75 degree. So angle subtended by R at remaining part of circle एक ही मिनट के लिए is half of the angle subtended by it at center. अभी अगले वाले में हम लोगों ने कितना कर लिया है? कुछ विषय बताओ। सेट टू का मुझे बताइए कहाँ तक हो गया है? 20 हो गया. 20 हुए हैं। तो अभी सेक्शन बी में आ जाइए। 21st देखें। Find the area of triangle whose two sides are 8 centimeter and 11 centimeter और पेरीमीटर है तो पेरीमीटर से इसकी थर्ड साइड निकाल लें। ये 11 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है। लेट दिस थर्ड साइड इज सी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको 32 लिया, इसे 11 लिया, इसे 8 लिया और इसे c लिया। c की वैल्यू निकालो और एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूले से अपनी कॉपी में निकालो। फिर s भी निकालो p/2 s माइनस a कितना करो? 45 8 to 30 और c कितना आ गया? 13। 13 तो 13 सेंटीमीटर आ गया। सभी का आ गया 8√13 ना। 30 का कुछ नहीं कर सकते हो सेंटीमीटर। और एक दोनों का आया 8/30। इसमें हेरोन्स फार्मूला डाल देना। Prove that the exterior angle formed by producing the cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. So, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी है वैसे बना दिया और producing a side of cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle और हमने इसमें एक साइड आगे बढ़ा दी और एक एक्सटीरियर एंगल है तो it is equal to interior opposite angles। इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे?
is equal to interior opposite angles. Exterior by producing a sine is equals to, अब हमको तो ये तीन लग रहे हैं, 1 2 3 है, अच्छा सिर्फ हाँ बस यही होगा 2 के इक्वल। अब जरा देखो तो इसको ले लो 1 2 और ये सेट 2 का टेस्ट कब होगा? सेट 2 का थर्ड से इसी को हाँ संडे को फिर हम जो बताएंगे वो कराएंगे ना, साइंस है अभी थर्ड से। संडे का हम बता देंगे, संडे को कुछ क्लास ले लेंगे, संडे थर्सडे की मतलब थर्सडे को टेस्ट है, क्योंकि 10th दे रहा है तो 10th के साथ आपको भी देना, शाम को दोनों दे रहे हैं तो वो भी 5 बजे आएंगे और आप भी 5 बजे आओगे एक साथ टेस्ट। 2.5 घंटे में हो जाता है, पढ़ा हुआ रहता है, पढ़ा हुआ टेस्ट है ना आपका, पहले ही कर लेते हैं लोग। चलो अब ये देखो 1 + 2 कितना है, और हमें 2 प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 = एंगल 2। गिवन क्या है दिव्या, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, ए बी ठीक है ध्यान दे रही हो, दैट इज ए बी सी डी इज साइक्लिक लेटरल। तो फिर इसको प्रूव कराओ। एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक और एंगल 1 + एंगल 3 = 180 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। फिर कंपेयरिंग एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 3, 1 से 1 कट गया तो 2 = एंगल 3। यही प्रूव करना था। अगला देखें 23rd, a right triangle ABC with side 5 12 13 is revolved। ये 23rd हम लोगों ने किया है, जरा देखो कि राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व करा के नहीं दिखाया था, ये देखो ये यही तो है सवाल। तो 5 12 and 13 is revolved about side 12 सेंटीमीटर। तो अगर 12 सेंटीमीटर है और ये 5 है और तुमने इसमें एक छड़ी लगा दी और इसको बोलो कि रिवॉल्व करे तो क्या कोण नहीं जनरेट हो जाएगा? ऐसे ऐसे घुमाओ तो घुमाने से कोण नहीं जनरेट हो जाएगा, है ना? और ये 12 सेंटीमीटर है तो वही हाइट हो जाएगी और इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, बस इन्हीं दोनों की जरूरत है। तो वॉल्यूम, रेडियस ऑफ जनरेटेड कोण क्या है? इस 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ जनरेटेड कोण 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड कोण पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 22/7 और 5 × 5 और h हो गया 12। 3 से तो कट जाएगा 4 और कुछ नहीं कटेगा, बाकी ऐसे ही 7 बेटा। अच्छा 22 × 5 × 5 रेशो क्या होता है? 550। 550 में अमन 4 का मल्टीप्लाई करो। 2200 हाँ सही है। कहीं तुम इसे 100 पाई तो नहीं बोलना चाहते?
ठीक। अच्छा और 100 पाई इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपी? 1 रुपी। 100 पैसे में 1 रुपया। एक एक पाई जोड़ जोड़ के 1 रुपया बनता है। और क्या? अब देखो 24 इन द गिवन फिगर ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC और ADC भी वो कर लो। अच्छा कनिष्का, अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ADC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है? हर चीज में तो तुम हाँ बोल देती, तुम कितनी सीधी हो। हाँ बोलो चंदन। हाँ बोलिए अभिषेक। सर क्या क्यों? अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ADC भी होगा? नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये 60 है उससे कम कर दो तब भी 60 ही रहेगा। कहेंगे एंगल से क्या फर्क पड़ता है, इक्विलेटरल तो हो सकता है ऐसा। ये 60 है, अब कम कर दो एंगल, और उधर 60 से बढ़ा के 80 कर दो या 40 कर दो तब भी रहेगा। ऐसे तो तुम कहोगे सर ये भी तो इक्विलेटरली है, यही बोलना चाहते। नहीं समझ आ रहा है। देख के बोला करो जब पूछी जाए कोई बात तो। दिमाग खरीद लो, मिलता है आनंद मेडिकल स्टोर। सब दिखता है। अब वो देखो, वो मना नहीं करता कुछ भी लेने जाओ, कुछ तो दे ही देता है। जो भी जाए अरविंद के लिए प्लीज वन। अब ये देखो ADC की वैल्यू बताओ। ADC दिव्या कितना है? सर 60 डिग्री। Why it is 60 डिग्री? सर ABC 60 हो जाएगा। ABC equals to ADC। ADC is equals to angle ABC. It is equals to 60 degree angle of equilateral triangle. तो that is angles in same segment. जब ये 60 है तो जो जितने भी होंगे angles in same segment, तो इसलिए ये भी 60 हो गया। अब कह रहा है AEC, E कहाँ पढ़ना है? E कहीं देना है? चलो 120 E क्यों 120 होगा AEC? ABC साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो दैट इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात समझ में आई? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो AEC प्लस 60 डिग्री इट इज इक्वल टू, तो AEC हेलो, अभी मैं चेक करता हूँ। अच्छा, इससे ढूंढ कैसे निकालें? ठीक है, नंबर बताओ। एक बार चले जाओ। हाँ चले ही जाओ, चेक करो जाके। चले जाना ना हो जाए, हो गई।
circle which bisects a chord of circle also bisects the angle subtended by chord. Diameter of a circle which bisects a chord of the circle, so also bisects the angle subtended by chord at the center of circle. तो chord देख लो, ऐसा कह रहा है कि कोई भी अगर डायामीटर है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है और डायामीटर तो सेंटर से जाएगा, तो विच बाइसेक्ट्स, जो किसे बाइसेक्ट करता हूं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल सबटेंडेड, तो वो सेंटर से जा रहा है। अगर तुम ऐसे करोगे तो बाइसेक्ट कर पाएगा, या ऐसे वो तो नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही डायमीटर ऐसा है जो उपयुक्त है और जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर सकता है, कि और कोई भी कर सकता है, और कोई कर ही नहीं पाएगा। तुम सोचो यहाँ से लेने का कर लेगा, यहाँ से लेने कर लेगा, सिर्फ इसके अलावा तुम जरा भी तिरछा जाओगे तो वो कभी कर ही नहीं पाएगा। और तुम क्या ऐसा सोचते हो जो बाइसेक्ट को कॉर्ड कर रहा है वो इसके द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा? इफ diameter bisects the chord, then it also bisects the angle subtended by chord at the center. ऐसा हो सकता है। तो हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या है कि जो AB है उसको CD डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AM इज इक्वल टू MB। और उत्कर्ष अब हमें प्रूव क्या करना है? सर ये CD बाइसेक्ट्स एंगल को, सही है। तो गिवन है कि CD बाइसेक्ट्स, चलो तो प्रूव कर। नहीं गिवन है CD बाइसेक्ट्स AB, ये तो दिया है ना। AB को बाइसेक्ट तो गिवन। टू प्रूव दैट इज CD बाइसेक्ट्स एंगल O, उत्कर्ष फिर आप ही करा दो। सर AM is equals to PM in triangle। हाँ ठीक है। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, AOM और BOM उसी लोग है ना करस्पॉन्डेंट। बोलो। AD is equals to BD। D कहाँ से आ गया? D में अच्छा AM is equals to BM। AM इज इक्वल्स टू, और बोलो। और ये होगा OM common। OM कॉमन OM कॉमन एंगल OMA is equals to angle OMB क्यों? is 90 degree। कैसे? सर Same OM is equal to OB, हैं? radius of circle। सही। हाँ AO इज इक्वल्स टू BO बोला करो। और रेडियस क्यों बोला जबकि रेडियाई था? रेडियस ऑफ सिलेंडर। और ये कॉमन, और ये गिवन है, तो क्या क्राइटेरिया? प्लस कॉन्ग्रुएंसी Criteria। बाय ट्रिपल एस बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हाँ, ट्रायंगल AM is congruent to triangle ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM। फिर CPCT एंगल AOD EOM is equals to angle BOM। सही है। सो बाई CPCT एंगल BOM, और इससे इंप्लाई हो जा रहा है जैसे अभी अभी आपने बोल दिया था AOD बोला था, यस सर। DOD। सो CD बाइसेक्ट्स एंगल O। अब देखें क्वेश्चन नंबर, वो शंकु तो गिर ही गया। कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं ना, और सिलेंडर को बेलन। उसे तुम्हारे हमारे सिलेंडर ही बोल देते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, ये तो हो गया। 25th क्वेश्चन देखो। फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, एज ए सॉल्यूशन लिखा है।
या एज ए सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, इसको पुट करो, पुट इन 2x plus 5y, तो 2 into 2 plus 5 into 1 is equals to 9, तो 4 plus 5 that is 9 is equals to 9, ये हो गया। तो सोल्यूशन है या नहीं? यस सर। है। सो आर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट, अगर सोल्यूशन दे दें दोनों तो कहा जाएगा कि वो भरोसेमंद हैं, न दें तो कहा जाएगा नहीं। तो इसलिए यस इट इज अ सोल्यूशन। अब अगला देखें, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x आर थॉट टू सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। अब ये सोचा जा रहा है कि x y है, देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ये बताओ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो एक लीनियर इक्वेशन बना के दिखाओ। x प्लस y इज इक्वल टू 2, सही है, क्योंकि x भी 1 y भी 1 और दोनों को जोड़ दो तो x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 2। कनिष्ठा टेप ना लगाओ। अगली क्वेश्चन बताओ। बोलो 2x plus y 2x नहीं, x बोलो सुहाना। अभी जैसे चंदन ने बताया बताओ ऐसे ही। x plus 1 x plus y is equal to 5. हाँ 2x plus 5y equals to 90. अच्छा उत्तर तो मेरे बता दीजिए, बताओ सही बता रहे हो। x plus 2y 2x प्लस 5y equals to 90. है तो सही, मतलब वो भी वैल्यू भी डाल दी और अपने हिसाब से मल्टीपल भी यूज कर दी। कितनी बड़ी बात है, हम लोग ये कितना नहीं करते हैं। देखो कितना अच्छा है, x की जगह 2 डाला और y की जगह 3 और मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया, अपने मन से बना दिया। और हम लोग यही बनाते रहे, x प्लस 5 है, सही है। 2 इक्वेशन बना ली दोनों से। अब क्या ये भरोसेमंद हैं? तो जरा पता किया जाए इन दोनों के सलूशन। तो द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। तो द फॉलोइंग, आगे क्वेश्चन तो कुछ दिया नहीं है, x plus y 2 और x plus y दोनों को क्या करो, दैट इज दे सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। तो x plus y ऐसा कर दें, इक्वेशन तो हो ही जाएगी। चलो ऐसा ना करें, वैसे तो किया जा सकता है, हम इसका ग्राफ बना लेंगे। 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट से तो ऑलवेज से ग्राफ बन सकता है। एक 1 1 ले लो और दूसरा क्या ले लो 2 3, तो 2 ये है और फिर उसके बाद 3, तो ये as a line passes through them, so it satisfy a linear equation। 2 पॉइंट से तो एक लाइन जाएगी। एक क्या दिया बताओ 1 1 और दूसरा क्या दिया 2 3, so are these points satisfy a linear equation? तो ये दोनों एक लाइन का हिस्सा हो सकते हैं। ये देखो ऐसे एक लाइन जाएगी, अभी बता रहे हैं। और वो कौन सी लाइन होगी ये भी आप जानना चाहोगे कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है कि नहीं। सो अब जरा देखें, हैं डिलीटेड है, कोई बात नहीं। अब जैसे हम मान ले कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट हमने बना लिए, तो ये किसी एक लाइन से तो जाएंगी। 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन जा सकती है कि नहीं, सो इसलिए किसी न किसी लीनियर इक्वेशन के पार्ट होंगे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर वो कौन सी लाइन होगी जिनसे ये पास करती हो, x plus by, इसका सलूशन भी देखें। ये अगर हम c तो लेंगे नहीं,
या किसी ने किया हो तो बताओ। सैंपल पेपर 2 का कौन सा क्वेश्चन है? 25th। ओके, अब देखो ऐसा दिया गया है, ये दिया गया है हाफ और 2 से जा रहा है, हाफ और 0, और ये 0 और -1। सो यस, लिखो फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स ऑलवेज अ लाइन पासेस। दीज 2 पॉइंट से क्या होगा? एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये हमने पढ़ा था कि नहीं? पोस्टुलेट नंबर 1 फ्रॉम एनी यूक्लिड के में, फ्रॉम एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सिंगल लाइन passes, unique line pass. So as from any 2 distinct point, a unique line can be drawn. So these points are, ये किसके इक्वेशंस होंगे? दीज आर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर मैं उस लाइन को एक लाइन मान लूं, ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मान लो ये लाइन है, तो ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब जरा देखें कि यहां से देख के बताइए कि सच लाइन विल पास ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ। वो कहां से पास करेगी? ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ, सच लाइन विल पास थ्रू half 0 and 0 minus 1। तो वो y एक्सिस को कहां कट करेगी? बोलो x को कहां कट करेगी? इट विल कट x एक्सिस एट दिस एंड y एक्सिस एट दिस। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप इसमें लिख दीजिए पास थ्रू दिस, यानी कट x एक्सिस एट दिस एंड y एक्सिस एट दिस। ऐसा भी नहीं है, हम ये वैल्यू डाल के a, b और c तीनों को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कराया नहीं गया है, और करना चाहें तो हम कर सकते हैं। समझ आई बात कि नहीं? मान लीजिए आप इसमें 1 1 डाल दें पहले, ठीक है? हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो ये वैल्यू डालो इसमें जरा, हाफ 0, तो क्या लिखें? a इंटू हाफ प्लस b इंटू 0 और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया बताओ? कि a बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है?
अब ये 0 और ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये डालो जरा, a into 0 plus b into -1 तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इसके नीचे लिख दो तो क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, या तो नीचे लिख के कैंसिल कर दो सब्ट्रैक्ट करके, या तुलना करने पे भी सी कट जाएगा। कंपेयरिंग क्या चीज तुम्हें आसान लगती है? नहीं देख लो, हैं? Comparing- सही है सही है ना, यानी दोनों तरफ हमने माइनस लगा दिया और ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन जैसे दो चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वैसे कर लो, कंपेयर करके सी काट दो तो a/2b के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई? दोनों करके दिखा दो तो ये कट गया कि नहीं? जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या साइन चेंज होता है? तो ये क्या हो गया बताओ? माइनस बी और माइनस a/2 और वहां 0 आ गया। तो अब देखो माइनस बी किसके इक्वल हो गया? क्या a/2, क्योंकि ये चीज उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो a किसके इक्वल हो गया? माइनस 2b की b। कितनी बात हो गई? अब हमारा इक्वेशन भी आ जाएगी। तो ये देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट करो और a की जगह क्या डाल दो? -2b। तो -2b इंटू 1 और b इंटू 1 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बताओ? -2b प्लस b कितना होता है? माइनस b स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं होता। स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा? जब चीजें प्लस हो रही तो स्क्वायर थोड़ी होता। माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, इससे क्या पता चला? c इज इक्वल्स टू 0 ये भी पता चला। b को उधर ले गए तो इसका मतलब c भी b बन गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन और बची जो हमारा सहारा बन सकती है। उस इक्वेशन का नाम है 2 और 3। तो दैट इज ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये देखो a की जगह क्या लिखा जा सकता है? -2b। और हम इसमें क्या रख रहे हैं बताओ? पुट 2 3 इंटू 2 और b की जगह b ही रखो और इसकी जगह 3 और c की जगह क्या रख दो? b इज इक्वल टू 0 और सब b कॉमन ले लो। वैसे तो b है, यहीं से ही पता चल जाएगा कि b क्या है। बताओ, क्या ये -4 भी है? लो, कुछ हाथ ही नहीं लगा। -4b प्लस 4b इज इक्वल टू 0। 4 भी कैसे होगा सर? भाई देखो 2 कैलकुलेशन सर उसके बाद वाला दोनों का ऐड करो। अच्छा। तो अगर हम c रखते हैं तो मतलब वो बस सिर्फ सेटिस्फाई करना हमें भी, सर ये सब करके दिखाना है या कुछ भी नहीं करना है, बस इतना लिखना। ये और वाला इंक्लूड करो, ऊपर वाला। मैंने बता दिया कि बस ऑन ड्राइंग ए ग्राफ इट पासेस थ्रू दिस। फिर भी इक्वेशन आई नहीं, वो बस सेटिस्फाई करती रही। अगले क्लास में जानोगे 10th में कि कैसे आती है। अरे बंदे ने 26 करो। चलिए 26 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत पहले कराया था। √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 और -2√3 और a माइनस b√6। यही क्वेश्चन आता है और कोई आता भी नहीं, यही आता है बार बार। आप ये समझना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? करो √2 प्लस √3 3√2 और -2√3 into 3√2 प्लस √2√3 और 3√2 प्लस 2√3 राइट में लिखते रहो। चलो, इसको कुछ ज्यादा करने की अभी जरूरत नहीं है। तो अभी ये देखो, ये मैंने लेकिन करना पड़ेगा। √2 से मल्टीप्लाई करो, 3√2 डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ और फिर √3 से भी करो। a minus b plus
सर a minus b और a plus b का ये दे सकता है नीचे वाले में ना, नीचे में तो लगा ही देंगे, ऊपर के लिए हम दैट इज, हम क्या कर रहे हैं कि दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, गुणन का योग पर वितरण नियम लगा रहे हैं, ठीक है। और नीचे कैसे करेंगे, जो आपने आइडेंटिटी बताई, तो वो क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी माइनस बी, तो 3√2 का स्क्वायर आप बता दीजिए इनको, हमारा भी काम बन जाएगा। इससे देखो, अच्छा ये बताओ 3 इंटू √2 क्या है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 है, और 2 इंटू 3 6 हो गया। ये बताओ √2, ये ठीक है, तो 2√6, क्योंकि ये तो रूट के अंदर ही चला जाएगा, यहां से बताओ 3√6, और यहाँ से क्यों नहीं, √3 नहीं हो गया, तो 6 हो गया। और नीचे बताइए, चेक कर लेते हैं, 2√3 इंटू 2√3, तो 2 2 जा, और 4 इंटू 3 तो 12 हो गया। अब जरा ऊपर का देखें कि 6 और 6 12 हो गया, 12 प्लस और 3 प्लस 2 5√6 बाई 6, अगर जो कट जाएगा तो काट देंगे, और इधर भी a प्लस b √3 है, माइनस है, कुछ कट तो 12/6 + 5 और 3 से किया था तो उधर 3 आया था, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा। अब इसमें देखें तो 12/6 क्या होता है, और प्लस 5/6 √6, ये चीज है, तो दैट इज a माइनस b √3। देखो ये तो 2 हो गया, इसको तोड़ो तो 5/6 है, और इसे क्या √2 इंटू √3 लिखा जा सकता है, और ये 6, तो a माइनस b √3 b √6 है। अच्छा तभी तब तो फिर सही हो गया, ये मिसप्रिंट है, 6 लिखो तो फिर एक ही बार में आ गया, फिर सही है। अब हमारे पास क्या आ गया बताओ, तो अब इसको कंपेयर कर लो। हाँ सुहाना, ये मुझे बताओ कि b की क्या वैल्यू आई है, बहुत अच्छा, और a की तो 2 आ गई, और b की कितनी है देखो जरा, क्योंकि नेगेटिव साइन भी तो है, तो अब माइनस b की कितनी आई 5/6, क्योंकि इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करो, रेशनल को रेशनल से, उसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से कंपेयर नहीं करोगे, तो बोलो 5/6 किसके इक्वल आया, माइनस b, तो b इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट देखिए, ओके 27th क्वेश्चन देखो, x माइनस 1 है, 1 से हो जाएगा, ये बहुत पहले किया था, टेस्ट में आया था, याद है अभी भी। ये बुक का ही है 27। देखो px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 23, इसको दूसरी तरीके से करा देते हैं अगर आपको आता है तो, और प्लस 142x बिना डिवाइड वाले से। हाँ, और 120, इसको ब्रेक कर दे। तो पहले b1 तो डाल ही दें, रीट एंड ट्रायल मेथड। देखो क्या ये 1 माइनस 23 है, माइनस था तो माइनस को माइनस के साथ ऐड करो, तो 0, इससे क्या पता चला, x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। ये ना करो। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हम इसमें फैक्टर जनरेट करेंगे, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर। ना समझ में आया तो बताना, फिर तो डिवाइड ही कर देंगे। 22 और x ले लो, और इसको 120 और इसे x स्क्वायर ले लें और माइनस 22x स्क्वायर, देखो है वही चीज, इसको 12x और ये माइनस 22x है तो इसे प्लस लो, प्लस 22x, क्योंकि तभी तो माइनस आएगा, सेम साइन नहीं लेना, और प्लस 22 तो 120x
120x और माइनस माइनस 120, यानी जो हमारा px है उसमें से हमने इसको और इसको तोड़ा, बीच के दोनों। अब जरा तोड़ने के बाद इसका कमाल देखो, अगर x कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो x माइनस 1, और यहाँ से नोएल क्या कॉमन ले, माइनस 22x माइनस 22x कॉमन ले लें तो x माइनस 1, और अमन यहाँ से क्या कॉमन, 120 120। तो अब क्या सभी में x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो उसे सबसे बाहर निकाल लिया जाए और अंदर। अब अरविंद इसमें क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 120 को ऐसा तोड़ो कि माइनस 22 आ जाए, 12 और 10 साइन के साथ बताओ। माइनस 12x और माइनस 10x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 10 और प्लस 120, x माइनस 12 और x माइनस, तो x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। सो ये डिजायर्ड फैक्टर हो गया, ये ठीक है मेथड, सही। और या तो उससे भी कर सकते। अब देखिए, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड ऑफ द बेस। 28 क्वेश्चन देखो। इसको डिवाइड कर सकते थे x माइनस 1। हाँ, इसको कर सकते थे, x माइनस 1 से डिवाइड कर देते और फिर फैक्टराइज करते हैं, कर दें, बोलो। नहीं सर, वो तो कर ही सकते हैं, वो तो आपके पास एक मेथड है ही है, बहुत जगह कर ही लेते हो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है और साथ में ये भी दिया गया है रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू द बेस, यानी यदि ये x और x है और ये बेस है, ये इक्वल साइड्स हो गई ना, और ये बेस है, बेस को b ले लें, तो बोलो x बाई b क्या है, क्या 3/2। ऐसा ना करना चाहो तो वो कह रहा है ना कि इसका इसके साथ रेशो, अच्छा तो आप ऐसा भी लिख सकती हो कि मान लीजिए ये 3x है और ये 3x है तो ये 2x है, ये ज्यादा आसान लग रहा है, इसका साथ इसका रेशो, ये रेशो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस, किसी के साथ तो 3/2 है ना, ये ठीक है। लेट द साइड्स आर, लेट साइड्स आर 3x 3x एंड 2x, और इनका सबका एडिशन क्या होगा, तो फिर s कितना आ जाएगा, 8 तो फिर ये साइड कितनी आ जाएगी, 12 ये 8 ये 12, तो ये 3 साइड आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये सब सेंटीमीटर में आ गई, 3 साइड्स आर एंड 8 सेंटीमीटर। नाउ दिशिता, इसका s की वैल्यू क्या होगी, रुक जाओ 2, ये बहुत अच्छा बताया, आप भी बताओ। 16। चलो आप ही के मान लें, क्योंकि बॉयज का डोमिनेटिंग है ना, मानना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। सो दैट इज 32/2, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। s क्या होता है, p/2 है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस b और s माइनस c, नॉइल वैल्यू डालो, 16 minus 12 16 minus 12 16 minus 8 ठीक है। चलिए, तो रूट के साथ 16 इंटू 4 और इंटू 8, ये चीज है। अच्छा, 4 बाहर आ गया और 16 8 जा 144 होता है, 16 बाहर आ गया ना, लो 16 भी बाहर आ गया, 16 4 बन के आ गया, ये जोड़े में आ गया, 8 को भी बाहर, 8 को बाहर निकालने इसके लिए 2 2 2 लिख लो,
इसका 8 2 बाहर आया, 16 4 बन के आया, इसका 8 4 बाहर आया, अब इसका भी 8 2 आ जाएगा। 16 तो ये हो गया, 1 2 और बाहर आ चुका है, तो 32 रूट। अब इसमें गलती हो गई है, ये हीरो का फार्मूला है। आफ्टर ऑल, ये बिफोर और था। Now, the perimeter of a triangle is 480 meters. Or, and its sides are in this ratio. Find the area of triangle. Zero. ठीक है, ये बात सही है। देखो, अगर हम इसकी साइड्स x ले लें, 2x ले लें और 3x ले लें, और पेरीमीटर क्या है? x plus 2x plus 6x. that is equals to 480. अब देखो 6x कितना है? 480 तो x कितना हो गया? 80 80 हो गया। कैलकुलेशन नाउ x की वैल्यू 80 मीटर है या सेंटीमीटर, ठीक है, और 2x कितना है? 160 160 मीटर 3x और 240 3x is 240 मीटर। एक राजा था, वो बहुत कंजूस था, फिर उसने क्या किया, वो जिसको भी कुछ देता था उसके यहाँ सब कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में ही था, खेत हो या महल हो सब ट्रायंगुलर था। तो वो एक जौहरी आया ज्वेलर्स, और उसने रानी को खूब सुंदर सुंदर हार दिए, दिखाए और फिर दे भी दिए। रानी ने कहा इसने मेरे लिए बहुत किया, राजा जी आप इसको खुश करिए। उसने कहा ठीक है, तुमको अपने महल के पीछे 10 किलोमीटर और बाई 5 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर की जमीन दी। इतना जनरस राजा, इतना दयावान। तो पीछे गया तो उसने उसका दिखा दिया उसके मुंशी ने कि ये रहा तुम्हारा 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर उसके ऊपर ये और 5 किलोमीटर ये, इसी लाइन पे चलना, इधर उधर गए तो सर काट दिया जाए। तो जब दो साइड का सम तीसरे के इक्वल हो तो वास्तव में उस ट्रायंगल का सम इक्वल टू 0 होता है। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है? तो ये उस कंजूस राजा की ही देन है। 80 + 160 40 है। सो हमेशा किसी ट्रायंगल में दो साइड पे थ्रेड रखो, वो तीसरे से बड़ा निकलेगा तभी ट्रायंगल बनता है, क्योंकि दो साइड का थ्रेड का सम इन ए ट्रायंगल ऑलवेज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ रख के देखो, ये धागा लंबा होगा, इतना बड़ा होगा कि ये, हमेशा दो के सम वाला धागा बड़ा होगा कि नहीं। और कभी भी अगर टू साइड का सम AB + BC अगर AC के इक्वल हो जाए तब तो वो कोलिनियर होगा। ये तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हुई। सो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, एज सम ऑफ टू साइड्स। और वहाँ रानी खुश हो गई कि हमारे राजा कितने दयावान है, और जौहरी वहां से कुछ न कुछ निकल गया तो बड़ा। सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये संरेखीय बिंदु हैं। सो दीज कोलिनियर, एक ही लाइन पे पढ़े तो क्या कहते हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड एरिया ऑफ सच ट्रायंगल इज 0। बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो 0 हो गया। तो या फिर हेरॉन्स फार्मूले से निकालना है। तो तुम्हें लगता है हेरॉन से भी 0 है कि नहीं लगता? रूट में वो आ जाएगा 0 थर्ड साइड, क्योंकि जब सेमी पेरीमीटर से आप देखो सेमी पेरीमीटर जब थर्ड साइड घटाओगे तो 240 ये भी 240 ये भी 0 ऐसे। 29 that is solution of the form x is equals to a, y is equals to 0 and x is equals to 0, y is equals to b for the following pair of equation. Do they have any common solution? X is equals to a और y is equals to 0. तो find solution
अगर x a है और y 0 है तो ये दोनों x a और y 0 जरा देखो कहाँ पड़ेगा। ये मान लो a है और y 0, तो क्या यही a 0 है? और अगर ऐसा कहें कि x 0 y भी, तो कहाँ पड़ेगा? x 0 x a y 0, तो इनसे होने वाली जो क्या कोई लाइन पास करेगी? हम तुमको वैसे एक सिंपल लाइन की इक्वेशन बता दें कि अगर ऐसे कट करी, पहले भी तुम एक बार फंसे थे कि नहीं ऐसे, और यहाँ से कटती हुई जा रही थी लाइन, लेकिन हमने तुम्हें आंसर नहीं बताया था। जहाँ कट करे ये इक्वेशन की होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये किसी भी लाइन जहाँ जहाँ कट करती, अगर तुम वहाँ रखते तो बोलो क्या करते? एक्स पे कहाँ कट कर रही है? हाफ, और वाई पे कहाँ कट कर रही थी बताओ? वाई बाई -1, ये इक्वेशन हो जाती है। क्यों? लेकिन ये 10th में है तो मैंने बताई नहीं। अब अगर यहाँ पे तुम्हें बनानी है तो क्या बनाओगे बताओ अभिषेक? x पे कहाँ कट कर रही है? x का इंटरसेप्ट रेखाखंड इसके नीचे रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, बोलो रखो। x पे कहाँ कट कर रही है? a पे, तो x बाई a। y पे कहाँ कट कर रही है? तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये डिजायर्ड इक्वेशन होगी। एलसीएम लेके a भी उधर ले जाओ। इसलिए x पे कहाँ कट कर रही? a पे। जैसे यहाँ तुमने देखा था ना, हाफ पे कट कर रही थी, y पे -1 तो रखा था कि नहीं? क्वेश्चन में यही करना। हाँ, आपको 2 पॉइंट्स हैं, as these are two distinct points, so it will always pass, a line will always pass through them, and the desired equation of line will be क्या होगी? समझ में आई बात? ये लिख दे। तो अब ये क्या लिख दे बताओ? ये a भी हुई, a से में डिवाइड करो तो क्या आया बताओ? bx, और y में करो ay, और उधर 1 है, 1 के साथ इसे ले लो तो bx प्लस ay इज इक्वल टू 1। दिस ab, इधर क्या आ गया बताओ? ab। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन में a and b आर द इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। a and b क्या है यहाँ पर? रेखाखंड है जो x एक्सिस और y एक्सिस के, वही नीचे लिख दो बस, कोई भी लाइन। हाँ, लास्ट लाइन रिपीट करो। a and b क्या है अमन? x एक्सिस और y एक्सिस क्या? इंटरसेप्ट बोलो। तुम तो जमाई दे रहे हो, क्या जमाई आ जाना है तुम्हारे? दैट इज a and b आर इंटरसेप्ट्स। भाई जब बेटी की शादी करोगे तब जमाई राजा आएंगे। a and b are intercept on x axis and y axis। अब अगला देखो, do they have, मान लीजिए for the following pairs of equations, क्या ये जो लाइन है इसका नीचे दी हुई लाइन के साथ कोई कॉमन सोल्यूशन है? नीचे एक लाइन दी, पढ़ो। Do they have any common such solution? तो नीचे 2 लाइनें दी है ना, तो उससे हम देखें इनका कोई कॉमन सोल्यूशन है तो x और y की वैल्यू तो हम इसमें पुट करके देखें कॉमन सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं। 29 सर ये r के बाद क्या लिखा है? 29 के ऊपर r के बाद यहाँ पे सर उधर ये ना 29 के ऊपर जो आपने एरिया स्टेटमेंट उसके 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, संरेखीय है, एक ही रेखा पर पड़ते हैं, संरेखीय, दैट इज कोलिनियर। अब 29 को देखें, 29 का सलूशन ही देख लेते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है कि कॉमन सच सलूशन ऐसा कह रहा है। वैल्यू पुट करते आ जाएगा।
वैल्यू पुट करने से क्या आएगा? सॉल्यूशन चार सॉल्यूशन अब हम देखें 29 को फिर से करें। तो 29th में देख लो इसमें क्या क्या वैल्यू है, a 0 है और 0 b। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, जो दोनों में कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा वही मान लो। तो आपके पास देखिए ये तो मैंने बता दिया कि ये एक ऐसे इक्वेशन बनती है। अभी आगे का है कि क्या वो उसके साथ कंकरेंट है, तो ग्राफिकल बता देंगे उसके आगे। पहले आप एक आसान मेथड देखो कि 5x + 3y = 15। देखो पुट x = 0, x = 0 है इसमें कि नहीं, ये देखो, और y = b। पहले में x सही होगा। हेलो क्या सर्विसिंग वोटिंग भी करेगा, वोटिंग करेगा। ₹100 भी डालें। अच्छा Now 29 में अगर हम इसको डालते हैं तो x = 0। तो अब ये देखो अब जरा देखो कि आपके पास, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। 5x + 3y 15 है, तो यहाँ लिखो 5x + 3y = 15। और इसी में अगर x और y है, अगर इसमें x को 0 पुट करो दिव्या, y कितना आता है, और y को 0 पुट करो तब x कितना है, 3। तो x 3 आ गया, y को 0 पुट करो तो 0 हो गया, 3 आ गया। इसमें दूसरी वाली इक्वेशन में करो 5x + 2y = 10। अगर x 0 किया
Y 2. 5 आएगा y तो अगर x 0 किया तो y 5 और अगर y 0 किया X 2. तो हमारे पास 0 और 5 है, और लेकिन यहां देखा जाए तो 0 भी है। तो these two equations can give common solution with our equation if b is equal to b सिर्फ कितना हो जाए 5। सो दो लाइनें हैं तो वो इससे गुजर सकती है ना, लेकिन b कितना होना चाहिए, दैट इज 5। ठीक है कि नहीं, दोनों के अपने अपने इंटरसेप्ट हैं। फिर मैं आपको बता दूं, ये बहुत आसान है, दो तुमने पॉइंट बना लिए। अच्छा ये बताओ कि ये लाइन कैसे गुजरेगी, क्या इसमें 0 5 बना लें? देखो 0 5 लिखा और यहाँ कितना लिखे बताओ, 3 0। तो क्या ये पहली वाली लाइन है? बोलो सही है। अब ये कैसी है, ये 0 5 से तो जाएगी, लेकिन क्या ये 2 0 से जाएगी? 2 0 कहाँ होता है, ये 2 0 है। तो बोलो दूसरी लाइन कैसे जाएगी, यहां से तो जाएगी, लेकिन ये गुजरेगी कहां से, 2 0 से। और हमारी जो तीसरी लाइन है उसके लिए तो a और b वेरिएबल है, तो वो a b से कहीं से भी जा सकती है। हम a को छोड़ दें, हमने कहा a पता नहीं क्या है, a 0, लेकिन b अगर सिर्फ क्या हो जाए बताओ, 5 0. if b is equals to 5 then it will give common solutions with pair of equation। वो दोनों तो एक जगह से जा ही रही हैं, तो वो डिफरेंट लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं। अगर तीसरी भी वहीं से जाने लगे तो कह दोगे कि कनकरेंट लाइंस, उनको क्या कहते हैं, संकेंद्रीय रेखाएं, तो एक ही बिंदु से जाएं। कैसी हो गई, these three lines will be concurrent, या our line will be concurrent, we can give common solutions with these two lines if b is equals to 5। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 0 5 is common solution। ये किसका कॉमन सोल्यूशन है, B- ऑफ बोथ गिवन इक्वेशन। B तो कुछ और नंबर भी हो सकता है। b एक वेरिएबल है, तो कह रहा कि क्या हमारी वाली लाइन उन दोनों के साथ सोल्यूशन देगी, तो आप कह सकते हो कि हाँ देगी। इफ b is equal to 5 then it will give solution। so ये क्या इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन है, कोई भी डिस्टिंक्ट लाइन होगी तो कॉमन एक जगह तो कट करेंगी, इंटरसेक्ट तो करेंगी ना। तो इस कॉमन सोल्यूशन एंड इफ b is equals to 5 then गिवन लाइन, तो जो गिवन लाइन है वो कैसी होगी, इज कंकरेंट। जब तीन लाइन एक जगह मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कंकरेंट विद गिवन लाइंस। इतना ही रखो, कल इस सेट को पूरा करेंगे और फिर जो बच जाएगा समय उसमें साइंस का आगे बढ़ाएंगे। और फर्स्ट डे तक इसकी तैयारी कर लेना। हाँ लाइन इज क्या आगे, कंकरेंट। वेलकम।